जी अस्सलाम वालेकुम क्लास। वेलकम बैक अगेन इन सेशन 3। हम बात शुरू करते हैं। सिर्फ 1 मिनट और फिर हम बात शुरू करते हैं। जी क्लास, हम मूव करते हैं आहिस्ता आहिस्ता, बाकी सब पार्टिसिपेंट भी ज्वाइन कर लेंगे। हम बात कर रहे थे इस पॉइंट टॉपिक 2, द इकोनॉमिक्स ऑफ इफेक्टिव मैनेजमेंट, कि हमारे पास इफेक्टिव मैनेजमेंट में हम किस तरह से इकोनॉमिक्स को इन्वॉल्व करते हैं, इंक्लूड करते हैं। अब हमारे पास इसमें जो बात की जा रही है इसमें है पॉइंट ए, आइडेंटिफाई गोल्स एंड कॉन्स्ट्रेंट्स। हमारे टारगेट्स क्या हैं, उसमें रुकावटें, कॉन्स्ट्रेंट्स हमारे पास क्या हो सकती हैं, उनकी लिमिटेशंस क्या हो सकती हैं। हमने ये 2 पॉइंट्स पढ़ लिए थे। थर्ड की तरफ मूव कर रहे हैं। डिफरेंट यूनिट्स विद इन अ फर्म मे बी गिवन डिफरेंट गोल्स। दोज, ये ऊपर वाले पॉइंट की एक्सप्लेनेशन है कि डिफरेंट गोल्स हमारे पास होते हैं हर डिपार्टमेंट में। दोज इन अ फर्म्स मार्केटिंग डिपार्टमेंट माइट बी instructed to use their resources to maximize sales और market share। मार्केटिंग डिपार्टमेंट का यही काम होता है, सेल्स को बढ़ाना और मार्केट शेयर को बढ़ाना। while those in the firm's financial group might focus on earnings growth और risk reduction strategies। तो हमारे पास फाइनेंस डिपार्टमेंट के अलग गोल्स हैं और मार्केटिंग डिपार्टमेंट के अलग गोल्स हैं। ओके हसन, आपने कहा कि सेकंड पॉइंट समझ में नहीं आया, मैं आपको दोबारा से बता देता हूँ। ओके, देखिए ये पॉइंट 2 जो है लिखा हुआ है, इसको कभी मैं पैरा 2 भी कह दिया करूंगा क्योंकि ये पैराग्राफिक फॉर्म में लिखा हुआ है। इसमें लिखा हुआ है कॉन्स्ट्रेंट्स आर एन आर्टिफैक्ट ऑफ स्केर्सिटी। स्केर्सिटी का मतलब होता है जो चीजें हमारे पास कम होती हैं, ठीक है, लिमिटेड चीजें होती हैं। कॉन्स्ट्रेंट का मतलब होता है उनको हासिल करने में भी रुकावटें होती हैं। चीजें भी लिमिटेड हैं और उनको हासिल करने में भी रुकावटें होती हैं, कॉन्स्ट्रेंट्स होते हैं, ठीक है। तो कॉन्स्ट्रेंट्स मतलब उन चीजों का स्ट्रगल करने के लिए जो रुकावटें हैं, ये स्केर्सिटी का पार्ट है। आर्टिफैक्ट का मतलब होता है ये उसका पार्ट है, ये उसका हिस्सा है। मतलब कोई ऐसा नहीं कि कभी रुकावटें होंगी कभी नहीं होंगी, नहीं, हमेशा ही होंगी। जो भी चीज कम होगी उसमें रुकावटें होंगी आपके पास, ठीक है। तो इस तरह से इन चीजों को हम देखते चले जाएंगे। आई होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी। हम आगे चलते हैं। यहाँ सिर्फ ये बताया जा रहा था, आसान सी बात थी कि हमारे पास हमें सबसे पहले अपने गोल्स और उनमें क्या रुकावटें हो सकती हैं उनको समझना जरूरी है। अब क्लास आपको मैं बताऊं कि ये जो हम चीज़ें पढ़ रहे हैं ना, ये एक जनरल फिनोमिना भी है। मिसाल के तौर पर सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ, जैसे आपने अपने बीएस कॉमर्स प्रोग्राम में एडमिशन लिया होगा, तो आपकी उस पर सोच क्या होगी जब आपने 12 ईयर एजुकेशन कंप्लीट की और आपने यूनिवर्सिटी ज्वाइन करने का सोचा। तो आपने, आपके एल्डर्स ने, फैमिली ने, सबने मिलकर क्या सोचा कि किस तरह से आपके अगले गोल्स क्या होंगे। तो आपने कहा, सोचा कि अगली कई फील्ड्स हैं, कई तरह की एजुकेशन है जो फर्दर ली जा सकती है, लेकिन बीएस कॉमर्स एक अच्छी एजुकेशन है। आपने इसके बारे में सोचा, तो ये आपका एक गोल हो गया, ठीक है। अब इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है। कराची में कई जगह से बीएस कॉमर्स ऑफर किया जा रहा है, डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ ऑफर कर रही हैं। कई यूनिवर्सिटीज़ किसी यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड भी होती हैं, कुछ कॉलेजेस होते हैं, जैसे कि कराची यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेजेस में एजुकेशन हो रही है। कुछ इंडिपेंडेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं, जैसे आपकी यूनिवर्सिटी है। तो फिर आपने सोचा होगा कि हमें कहाँ जाना चाहिए है। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स आपकी यूनिवर्सिटी से नज़दीक भी रहते हैं, दूर भी रहते हैं और बहुत दूर भी रहते हैं। तो उनके लिए रुकावटें क्या थी,
यार इतनी दूर हम जाएंगे, कैसे जाएंगे, क्या होगा। ये आप प्लीज़ अपनी जो ऑडियो है, वीडियो है, इसको ऑफ रखा करें। ठीक है, ये आप जब भी ज्वाइन करते हैं इनको फौरन ही ऑफ कर लिया कीजिए प्लीज़। अच्छा, तो ये आपके पास रुकावटें हैं। अब आप ये कहेंगे जो नज़दीक है उसके लिए कोई रुकावट नहीं है। नहीं, उसके लिए भी रुकावट है। वो कहता है यार 5 मिनट का मेरा रास्ता है, मुझे 5 मिनट का फासला तय करना पड़ेगा, ये भी मेरे लिए रुकावट है। मैं सुबह अपनी नींद खराब करूंगा, ये भी मेरे लिए रुकावट है। मतलब ये चीज़ें प्रॉब्लम होती हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं जो इग्नोरेबल होती हैं, जिनकी काउंटिंग नहीं होती। अभी हम पढ़ेंगे आगे चलकर, हमारे टॉपिक्स में ये पॉइंट्स आ रहे हैं कि हम किन पॉइंट्स को इंक्लूड करते हैं, कंसिडर करते हैं, किन को नहीं करते। लेकिन कॉन्स्ट्रेंट्स हर जगह पर होते हैं, ठीक है, हर चीज़ में। तो हम जब रिसोर्सेज की बात करते हैं किसी बिजनेस के लिए, या फॉर एग्जांपल आपको बताऊं कि कुछ टेक्निकल स्किल्स ऐसी होती हैं जो बहुत कम अवेलेबल होती हैं, कुछ होती हैं वो बहुत ज़्यादा अवेलेबल होती हैं, तो उनको उसी तरह से मैनेज किया जाता है। ठीक है, तो ये कॉन्स्टेंट्स का मतलब ये होता है, लिमिटेड चीज़ों को किस तरह से हम हासिल करेंगे। पॉइंट 2 आपके पास है, रिकग्नाइज द नेचर एंड इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉफिट्स। हम प्रॉफिट की तरफ जाते हैं। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है वो मुनाफे के लिए तो काम करती है, उसने अपने आप को चलाना होता है। अब वो चलाते चलाते हैं तो वो तरक्की करेंगे। तरक्की का मतलब प्रॉफिट आएगा, पैसा आएगा, तो फिर वो खुद भी उससे अर्निंग करेंगे और री इन्वेस्ट भी करेंगे ऑर्गेनाइजेशन में ताकि वो ग्रो कर सके। तो हमारे पास किस तरह से हम समझेंगे कि प्रॉफिट किस तरह से होता है, कितनी तरह का होता है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अब हम ये पढ़ने जा रहे हैं। प्लस इसमें हमारे पास है, द ओवरऑल गोल ऑफ मोस्ट फर्म्स इज टू मैक्सिमाइज प्रॉफिट्स और द फर्म्स वैल्यू। ठीक है, और इसमें पॉइंट नंबर 1 है, इकोनॉमिक वर्सेस अकाउंटिंग प्रॉफिट। तो आमतौर पे दो तरह के प्रॉफिट्स की बात की जा रही होती है, एक अकाउंटिंग होता है और इकोनॉमिक होता है। अब हम इन दोनों को अलग अलग डेफिनेशंस में पढ़ते हैं। अकाउंटिंग प्रॉफिट इज द टोटल अमाउंट ऑफ मनी टेकन इन द फॉर्म टेकन इन फ्रॉम सेल्स, टोटल रेवेन्यू और प्राइस टाइम्स क्वांटिटी सोल्ड। प्राइस टाइम्स क्वांटिटी सोल्ड का मतलब है जितनी भी प्राइस हमारे पास है और क्वांटिटी को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास टोटल रेवेन्यू आ जाता है। आपने बेसिक मैथ्स में पढ़ा था, माइनस द डॉलर कॉस्ट ऑफ प्रोड्यूसिंग गुड्स और सर्विसेज। तो आपकी कॉस्ट कितनी आई है, आपने रेवेन्यू में से जब कॉस्ट को माइनस करेंगे तो आपके पास अकाउंटिंग प्रॉफिट आ जाएगा, जिसको हम आमतौर पर प्रॉफिट कहते हैं। ठीक है, तो प्रॉफिट रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ये फॉर्मूला तो आप जानते हैं ना, P इज इक्वल टू R माइनस सी, आपने बेसिक मैथ्स में पढ़ा था। अब ये जो नई चीज बात आ रही है इकोनॉमिक प्रॉफिट, ये क्या चीज होती है, इसको देखते हैं। यहां पर ये बात की जा रही है, इकोनॉमिक प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन टोटल रेवेन्यू एंड टोटल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। आप अगर पिछले इकोनॉमिक्स के कोर्सेज पढ़ चुके हैं तो आपने वहां जरूर पढ़ा होगा कि एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। उसका मतलब होता है कि एक मौका मिल रहा है, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, उसके लिए आप कितना पे करते हैं, उस अपॉर्चुनिटी के लिए आप कितना सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं, कितना कितना काम कर रहे होते हैं। एक इंसान कहे कि जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल बता रहा था, मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ना है, मैं जाऊंगा तो मेरा रोज का ट्रैवलिंग एक्सपेंस ये होगा, आने जाने का। मैं इतनी दूर जाऊंगा तो इतना मेरा टाइम लगेगा। मैं सुबह सुबह अर्ली फर्स्ट क्लास के लिए जाऊंगा तो मेरी नींद भी खराब हो रही होगी। तो ये सारी चीज़ें जो आपके पास है ना, ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती हैं। ये उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करने के लिए आप कॉस्ट पे कर रहे हैं। कुछ चीज़ें आप मॉनेटरी कॉस्ट में लेकर आते हैं, कुछ नॉन मॉनेटरी कॉस्ट में आती हैं। आपकी नींद खराब हो रही है, आपको मेहनत करके जाना पड़ रहा है, आपको कंसंट्रेशन से पढ़ना पड़ रहा है क्योंकि अपनी ज़िंदगी गुजारनी है। तो आप उन चीज़ों के लिए जो एफर्ट्स कर रहे हैं, सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने सिर्फ फीस पे कर दी है तो बस वही आपकी कॉस्ट। नहीं, आपकी कॉस्ट बहुत से और भी होती हैं। आपके एफर्ट्स, आपकी मेहनत, आपका टाइम लगाना, ये सब चीज़ें भी आपके पास चीज़ें होती हैं। तो ये आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में आती हैं। तो आपका रेवेन्यू कितना आ रहा है और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कितनी है। जैसे कि बहुत सी दफ़ा एक इंसान है, वो ये कहता है कि मैंने ये काम करने के लिए बहुत मेहनत की, इस चीज को बनाने में बहुत मेहनत की, और मैंने इसको इतनी अमाउंट का, इतनी प्राइस का बेच दिया। तो कहता है यार कि मैंने तो बहुत मेहनत की,
इतनी मेहनत में तो मैं शायद ये कुछ और काम कर लेता। तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। ठीक है, हम आगे चलते हैं, आपको और ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा, क्योंकि यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को अलग से डिफाइन किया गया है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट प्लस आपको चीज़ बताऊं कि अभी हमारे पास सेशन 2 में ऑलमोस्ट मुझे जो याद आ रहा है शायद अराउंड 28 पार्टिसिपेंट्स थे। इस वक्त हमारे पास सिर्फ 14 है, जिसमें एक तो मैं खुद ही शामिल हूँ। तो इसका मतलब 13 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, क्लास आप मौजूद हैं स्टूडेंट्स। ये अटेंडेंस काउंट हो रही होती है, ठीक है, और तीनों सेशंस की अटेंडेंस काउंट होगी। आप जो स्टूडेंट्स इस वक्त मौजूद नहीं हैं, तो ये गलत बात है, आपका अपने ही नुकसान की बात हो रही है। इन चीज़ों को प्लीज़ नोट कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, अटेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। हम आगे चलते हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट की हम बात कर रहे थे। जी हसन, आपने कहा कि मैं बहुत फास्ट जा रहा हूँ, पॉइंट्स नोट नहीं कर पा रहे रफ में। ओके हसन, ठीक है, मैं थोड़ा स्लो हो जाता हूँ। एक्चुअली मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ आपको। तो जब आप जैसे आप क्लास में भी होते हैं और मैं आपसे क्लास में लेक्चर दे रहा होता ऑन कैंपस क्लास में, तो बहुत अच्छी बात है। मैं जब पढ़ता हूँ या पढ़ता था, तो जैसे आप कह रहे हैं कि मैं नोट करता हूँ, मैं देखता हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट्स नोट नहीं करते हैं, ज़्यादातर नोट नहीं करते हैं, लेकिन नोट करना चाहिए जैसे आप नोट कर रहे हैं। मैं बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करता हूँ इस चीज़ को, और बहुत खुशी होती है जो स्टूडेंट्स नोट कर रहे होते हैं। तो आपकी बात को बिल्कुल मैं एग्री करता हूँ, और मैं अपनी स्पीड को थोड़ा स्लो कर लेता हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से नोट्स नोट कर सकें। ज़बरदस्त, आप नोट कर रहे हैं, बहुत खुशी हुई। आप सबको नोट करना चाहिए, बाकी भी कर रहे होंगे। अच्छा जी हसन, तो मैं आपको ये रिपीट कर रहा हूँ कि हमारे पास अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ये होती है, लिखा है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर रहा था। अच्छा, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर द एक्सप्लिसिट कॉस्ट ऑफ अ रिसोर्स प्लस द इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ गिविंग अप इट्स बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज। तो इसका मतलब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी हमारे पास दो तरह की हो गई, एक का नाम है एक्सप्लिसिट और एक का नाम है इम्प्लिसिट कॉस्ट। ये क्या होती हैं, ये आपको अगली डेफिनेशन में लिखा नजर आ रहा है। अब अपॉर्चुनिटी कॉस्ट तो मैंने आपको बता दी ना कि किसी भी काम को करने के लिए आप कितने एफर्ट्स या कितनी कॉस्ट बियर करते हैं, लगाते हैं, इसको अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहा जाता है। ठीक है, इसमें लिखा है एक्सप्लिसिट कॉस्ट, जो हमारी रिसोर्सेज होती हैं। रिसोर्सेज का मतलब जैसे अभी हमने पढ़ा था, सर्विसेज भी हो सकती हैं और गुड्स भी हो सकती हैं। गुड्स में आप एग्जांपल ले लीजिए जैसे कि रॉ मटेरियल, और सर्विसेज में आप एग्जांपल ले लीजिए कि जैसे हम एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हैं, वो एक्सपेंस भी तो होता है ना। ओके, ये तो दो बातें हो गई, इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट कॉस्ट हमारे पास होती हैं। अब ये होती क्या है, यहाँ पे लिखा हुआ है, द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ यूजिंग अ रिसोर्स इंक्लूड्स बोथ द इम्प्लिसिट और अकाउंटिंग एक्सप्लिसिट। एक्सप्लिसिट कॉस्ट जो होती है इसको अकाउंटिंग कॉस्ट भी कहते हैं। अकाउंटिंग में आप समझते हैं ना कि हम उसमें जितनी भी परचेजिंग करते हैं, हम खरीदते हैं, पैसा देते हैं, ये चीज़ें हमारे पास, रॉ मटेरियल आता है, प्रोडक्ट्स आती हैं, गुड्स आती हैं, इनको हम अकाउंटिंग कॉस्ट कहते हैं, जैसे अभी हम ऊपर भी पढ़ रहे थे। इसके बाद लिखा है ऑफ द रिसोर्सेज, ठीक है, एंड द इम्प्लिसिट कॉस्ट ऑफ गिविंग अप द बेस्ट ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ द रिसोर्सेज। इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है कि हम बेस्ट क्या दे सकते हैं उस प्रोडक्ट, उस वक्त जो भी ज़रूरत है, उस वक्त हम क्या कुछ शेयर कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको कंफ्यूजन हो रही होगी कि एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट क्या होती है। इसके लिए मैंने आपको एक्सप्लेनेशन के लिए यहाँ पर दोबारा से बताया है इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है। देखिए एक्सप्लिसिट तो बहुत आसान है समझना, कि जो कुछ भी हम सर्विसेज किसी से ले रहे हैं उसको पे करते हैं, कोई गुड्स या रॉ मटेरियल ले रहे हैं उसको पे करते हैं, ये तो सब आपके पास अकाउंटिंग कॉस्ट कहलाती है। अब हम इंक्लूड करते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। इम्प्लिसिट कॉस्ट आर वेरी हार्ड टू मेजर, इनको मेजर करना बहुत मुश्किल होता है, एंड देयरफॉर
मैनेजर्स ऑफन ओवरलुक देम, इसलिए मैनेजर्स बहुत सी दफ़ा इन चीज़ों को ओवरलुक कर देते हैं, उसको नहीं देखते हैं, छोड़ देते हैं। ठीक है। इफेक्टिव मैनेजर्स हाउएवर कंटिन्यूअली सीक आउट डेटा फ्रॉम अदर सोर्सेज। जो इफेक्टिव मैनेजर्स होते हैं वो मुख्तलिफ टेक्निक्स अप्लाई करते हैं ताकि वो इम्प्लिसिट कॉस्ट को आइडेंटिफाई कर सकें, इंक्लूडिंग द फर्म्स फाइनेंस, marketing, and or legal departments to identify and quantify implicit costs। आइडेंटिफाई भी करें और क्वांटिफाई भी करें। मैंने को बताया ना कि हमारे बहुत सारे एफर्ट्स होते हैं, मतलब हम जो एफर्ट्स लगा रहे हैं, अपनी मेहनत लगा रहे हैं, अपना दिमाग इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपना दिमाग और मेहनत इस्तेमाल कर रहे हैं पढ़ने के लिए, तो ये आपके पास वो उस तरह की कॉस्ट्स हैं जो हम मेजर नहीं कर पाते। ठीक है। और उनको फिर आइडेंटिफाई भी करना कहाँ से इम्प्लिसिट कॉस्ट्स अप्लाई हो रही हैं, और उनको फिर क्वांटिफाई भी करना, उस क्वालिटी को क्वांटिटी में कन्वर्ट करना, इसे हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। क्लास मैंने आपको आज सेशन 1 में बताया था कि मैंने आपकी कुछ जो एक्सप्लेनेशन आपके पास यहाँ पर जो बुक के रिस्पेक्ट है वो तो आपको नज़र आ रही है इस वक्त, लेकिन मैंने आपको कुछ और इसकी डेफिनेशन भी निकाल कर आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए उसको रखा है। तो इस वक्त हम बात कर रहे हैं इस टॉपिक पर, लेकिन मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, बिल्कुल इस कंट्रोल एंड में प्रेस कर रहा हूँ इस के आखिर में जाने के लिए। मैं बिल्कुल एंड में आ गया इस डॉक्यूमेंट के, जहाँ पे मैं आपको ये दिखा सकूँ इस ग्लॉसरी में मैंने आपकी डेफिनेशंस लिखी हुई हैं। ये पढ़ हम समझ लेंगे तो फिर हम वापस चले जाएंगे उसी पेज पर, उसी टॉपिक पर जहाँ पे भी हम पढ़ रहे थे। ठीक है, सिर्फ समझाने के लिए मैं आपको इस वक्त लेकर आया हूँ ग्लॉसरी में। इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होती है? हम इम्प्लिसिट कॉस्ट को ही देखना चाह रहे हैं ना। तो इम्प्लिसिट कॉस्ट्स आर एनी कॉस्ट्स दैट आर ऑलरेडी अकर्ड बट नॉट नेसेसरीली शोन। आप कोई काम करने जा रहे हैं, ऑर्गेनाइजेशन में कोई काम होने जा रहा है, उसमें कुछ कॉस्ट ऑलरेडी हो चुकी हैं लेकिन वो नजर नहीं आ रही हैं, और रिपोर्टेड एज अ सेपरेट एक्सपेंस, या उनको कभी सेपरेट एक्सपेंस में भी डाल दिया जाता है। इट रिप्रेजेंट्स an opportunity cost that arises when a company uses internal resources towards a project without an explicit compensation for the utilization of resources। मैं आपको दोबारा बताता हूँ, रीड इसलिए किया ताकि आपको समझ में आ जाए कि हम लिखा हुआ क्या है। देखिए क्लास, फॉर एग्जांपल एक ऑटोमोबाइल कंपनी है, वो कहती है कि हम फॉर एग्जांपल पाकिस्तान में टोयोटा करोला मैन्युफैक्चर हो रही है, आप सब जानते हैं टोयोटा करोला मैन्युफैक्चर हो रही है। अब वो कहते हैं कि हम यहाँ पर टोयोटा यारिस को भी मैन्युफैक्चर करते हैं। अब वो मैन्युफैक्चर करने के लिए उन्होंने कहा कि हमें यहाँ पर एक पूरा अलग डिपार्टमेंट बनाना चाहिए, इसको हम अलग तरह से मैनेज करेंगे। अब अलग तरह से मैनेज करने के लिए उन्होंने कहा कि चलो ठीक है, अलग तरह से मैनेज करना शुरू करो, इसके कुछ हमें अकाउंट्स के लोग हमें चाहिए होंगे। तो ऐसा है कि कुछ बेसिक सा काम है जो हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ हैं उन्हीं से करवा लो। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ आप ये काम करते हैं, थोड़ा सा हमें ये भी एनालिसिस करके दीजिए। फाइनेंस डिपार्टमेंट आप ये काम करते हैं, थोड़ा सा हमें ये भी एनालिसिस करके दीजिए। वो जो उन्होंने थोड़ा थोड़ा एनालिसिस करवाया, थोड़ा थोड़ा काम करवाया, वो उसको अलग काउंटिंग ही नहीं की, हालांकि उस पर भी तो कॉस्ट आ रही है ना। एम्प्लॉय देखता है, वो कहता है मुझे तो 4 काम करने के लिए रखा था, मुझे तो ये 5वां काम दिया जा रहा है। वो कहता है यार मेरे ऊपर तो बर्डन आ रहा है, लेकिन उसकी काउंटिंग ही नहीं हो रही। तो कई दफ़ा काउंटिंग होती भी है, कई दफ़ा ये भी कहा जाता है कि हमने एम्प्लॉय से काम किया लेकिन हमने उसको एक्स्ट्रा पे भी किया, और कई दफ़ा कहा जाता है कि नहीं हमने तो बस अपने काम करवा लिया, वो तो हमारा एम्प्लॉय था, हमने काम करवा लिया। तो इस तरह से एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स वो होती हैं जिनको हम पे करते हैं, लेकिन इम्प्लिसिट कॉस्ट्स वो होती हैं जिनको हम पे नहीं करते लेकिन वो हमारे पास खुद ब खुद पहले से मौजूद होती हैं। थोड़ा सा क्लियर हो रही बात? कुछ चीज़ें मौजूद होती हैं जिनको हम इसमें शामिल कर लेते हैं। मिसाल के तौर पर आप अच्छा आप जानते हैं ना, कुछ लोग होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स होते हैं, वो कहते हैं कि यार मैं घर में एक छोटा सा कोचिंग सेंटर शुरू कर देता हूँ। मेरे पास हमारे घर में एक जगह है, एक बाहर एक रूम है जो ज़्यादा इस्तेमाल में नहीं आता, तो मैं ऐसा करता हूँ कि मैं वहाँ पर एक छोटी सी कुछ ट्यूशन सेंटर या कुछ बच्चों को पढ़ाने के लिए शुरू कर देता हूँ। अब उसमें वो इंसान ये तो देख रहा है कि मैंने यहाँ पर एक टेबल रखी है, खरीदी मैंने,
4-5 चेयर्स खरीदी हैं और पे कॉस्ट आई। मेरे पास इस रूम में बिजली खर्च हो रही है, कॉस्ट आई। लेकिन वो ये नहीं देखता कि वो कमरा भी तो था, उसकी भी तो कॉस्ट थी। वो कहता नहीं, तो कमरा मेरा था। नहीं, उसकी भी कॉस्ट थी। तो ऐसी चीजें जो हम काउंट नहीं कर पाते वो इम्प्लिसिट कॉस्ट में आ जाती हैं। और हम आमतौर पे क्या कहते हैं, यार देखो मैंने एक मेज खरीदी है, 4-5-6 कुर्सियां खरीदी हैं, मैंने इस रूम के लिए एक फैन खरीदा है, 2 बल्ब खरीदे हैं, ये काम किया, वो काम किया, एक मैंने बाहर बोर्ड लगा दिया, मेरा ये इतना एक्सपेंस हुआ, मेरे चंद हजार रुपए का एक्सपेंस हो गया। लेकिन वो अपने रूम को काउंट ही नहीं कर रहा। आप देख रहे हैं? तो ये जो अनकाउंटेबल चीजें होती हैं, लेकिन वो चीज तो है, वो रूम घर का है, उसकी कॉस्ट तो आई होगी ना कुछ। तो उन चीजों को, बहुत सी चीजों को हम काउंट नहीं करते, तो उनको फिर हम कहते हैं इम्प्लिसिट कॉस्ट। अभी हमारे पास एक और टर्म आएगी, हम यहाँ पे आपको पहले पढ़ के बता देता हूँ, फिर हमारा टाइम बच जाएगा वहां पर जाकर। एक और चीज अभी हम पढ़ेंगे, उसे कहते हैं संक कॉस्ट। मैं आपको इसलिए संक कॉस्ट इस वक्त पढ़ा रहा हूँ क्योंकि ये तीनों तरह की कॉस्ट का डिफरेंशिएशन भी यहाँ पर दी गई है आपकी एक्सप्लेनेशन के लिए। तो हमें इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट का डिफरेंस फिर दोबारा से मिल जाएगा। तो हम संक कॉस्ट को पहले पढ़ लेते हैं। संक कॉस्ट भी एक चीज होती है, अभी मैं आपको बाद में बताऊंगा। संक कॉस्ट रेफर्स टू मनी दैट हैज ऑलरेडी बीन स्पेंट एंड विच कैन नॉट बी रिकवर्ड। ऐसी चीज जो हम स्पेंड कर चुके हैं वो रिकवर नहीं हो सकती है। हमने स्पेंड कर दिया, ऐसी चीज को संक, जैसे हम कहते हैं ना पानी में कोई चीज डूब गई, संकिंग, तो संक कॉस्ट, तो ऐसी चीज वो डूब गई, ठीक है, वो रिकवर नहीं हो सकती है। एक्सक्लूडिंग फ्रॉम फ्यूचर बिजनेस डिसीजंस बिकॉज द कॉस्ट विल रिमेन द सेम रिगार्डलेस ऑफ आउटकम ऑफ अ डिसीजन। देखिए हमारे पास जैसे ये ऑनलाइन की बातें शुरू हुई, बहुत से लोगों ने अपने बहुत सी चीज़ें चेंज की, ऐसे बिजनेस शुरू हुए, ऐसे काम करने शुरू हुए जो पॉसिबल हो सके हमारे पास लॉकडाउन की सिचुएशन में। तो उसमें उन्होंने कई चीज़ों पर अपना टाइम लगाया, पैसा लगाया फ्यूचर डिसीजंस के लिए कि हम ये करेंगे, हम ऐसे बिजनेस कर सकेंगे, हम ऑनलाइन ये काम कर लेंगे। लेकिन वो काम नहीं हो सका, तो वो क्या वो पैसे वापस आ जाएंगे? नहीं आएंगे, वो डूब गए, वो खत्म हो गए पैसे। तो इसे कहते हैं संक कॉस्ट। वो कॉस्ट आई उस चीज पर, अब उसको हम वापस लेकर नहीं आ सकते। अब ये जो तीनों तरह की कॉस्ट हैं, मैं एक्सप्लिसिट कॉस्ट को भी रीड कर दूं। एक्सप्लिसिट कॉस्ट्स आर नॉर्मल बिजनेस कॉस्ट्स, वो जो अकाउंटिंग कॉस्ट की बात हो रही थी, दैट अपीयर इन द जनरल लेजर and directly affect the company's profitability, including wages, lease payment, utilities, raw materials and other direct cost। तो जितनी भी हमारे पास डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कॉस्ट आ रही होती है, यहाँ पे डायरेक्ट इसलिए कहा जा रहा है कि ज्यादातर हम चीजों को डायरेक्ट ही ले रहे होते हैं। तो ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट तो सबसे आसान है समझने के लिए। अब इम्प्लिसिट और संक कॉस्ट को डिफरेंशिएट करते हैं इस लास्ट पैराग्राफ से, इस डेफिनेशन से लिखा है डिफरेंस बिटवीन implicit, explicit and sunk cost। अब यहां से आपको सब कुछ मिल जाएगा। द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ न्यू फैक्ट्री, एक नई फैक्ट्री में हम इन्वेस्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। द कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन अ न्यू फैक्ट्री इज एन एक्सप्लिसिट कॉस्ट। हमें पता है फैक्ट्री लगाने के लिए लैंड कितने का आएगा, बिल्डिंग कितने की आएगी, मशीन्स कितने की आएंगी, बाकी और रिक्वायरमेंट्स जितनी भी हैं वो कितने कितने की आएंगी। ये सब हमारे पास अकाउंटिंग कॉस्ट है। फिर लिखा हुआ है बट द लॉस ऑफ इंटरेस्ट इज एन इम्प्लिसिट कॉस्ट। आप फैक्ट्री लगाने जा रहे थे, लेकिन आपकी फैक्ट्री लगाने में आपका इंटरेस्ट कम हो गया। पहले इंटरेस्ट था, आप ज्यादा बेहतर तरीके से काम कर रहे थे, अब आपका इंटरेस्ट कम हो गया। ये भी कॉस्ट होती है। ये जो छोटी सी चीज इन्वॉल्व हो रही है, जिसको हमें यहाँ पे पॉइंट को समझना है, ये इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है, ये काउंटिंग नहीं हो रही है। मतलब इम्प्लिसिट कॉस्ट का मतलब ये है कि अगर आपका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा है फैक्ट्री लगाने में किसी काम को करने में, तो आप जिस टाइम में आप अपनी जॉब पर हैं, आप उसके बारे में सोच रहे होंगे, घर आ गए हैं तब भी सोच रहे होंगे, खाना खा रहे हैं तब भी सोच रहे होंगे, कहीं आ रहे हैं जा रहे हैं, आपके दिमाग में हर बहुत बात आ रही होगी। तो इसका मतलब आपके दिमाग में जब वो एक बात सोचने का टाइम लग रहा है, तो उसकी भी एक कॉस्ट है। आप उससे नई बातें सोच रहे हैं, नए उसके एस्पेक्ट्स, उसकी नई डायमेंशंस को एक्सप्लोर कर रहे हैं, उस पर टाइम लगा रहे हैं। ये इम्प्लिसिट कॉस्ट होती है।
आप बात समझ रहे हैं कि इम्प्लिसिट कॉस्ट नजर नहीं आती है। तभी ऊपर कहा गया था ना कि इफेक्टिव मैनेजर्स क्या करते हैं, वो ढूंढते हैं, सोचते हैं कि किसने क्या क्या टाइम लगाया, उन चीज़ों को निकाल कर लाने की कोशिश करते हैं और उसको भी यूटिलाइज करते हैं कि किस चीज़ पर कितने एफर्ट्स लगाए गए। अच्छा, आगे पढ़ें। अ बिजनेस ओनर में टेक अ पे कट टू रिमेन प्रॉफिटेबल। एक बिजनेस ओनर क्या चाहता है कि मैं अपनी पे या जितना कुछ भी पे किया जा रहा है उसको मैं कट करूं ताकि मेरा प्रॉफिट बढ़ सके। ऐसा ही होता है ना, जितना एक्सपेंस आता है उतना ही आपका कॉस्ट बढ़ जाती है, आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। तो वो चाहता है कि मैं इसको कम करूं। अब इसमें क्या लिखा है, अगला सेंटेंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। एट दिस टाइम द प्राइस द फर्म पेड इन नवंबर इज अ संक कॉस्ट, इट कैन नॉट रिकवर इट्स अकाउंटिंग कॉस्ट। कुछ चीजें वो पे कर चुका है नवंबर में, अब वो चीजें खत्म हो गई, वो संक हो गई, वो खत्म हो गई, मतलब वो वापस नहीं आ सकती है, उससे हम कुछ भी यूटिलाइज नहीं कर सकते। तो ऐसी चीज जो हमने पे कर दी, खत्म कर दिया, वो बस खत्म हो गई। जैसे आप बहुत सी दफा एडमिशन लेने के लिए, जैसे आपने यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, मैंने आपको समझाने के लिए एक एग्जांपल बताई थी। कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो एक यूनिवर्सिटी, दूसरी यूनिवर्सिटी, तीसरी यूनिवर्सिटी के प्रोस्पेक्टस परचेज करते हैं। आपको पता है कि प्रोस्पेक्टस आजकल 1,000, 2,000, 3,000 डिफरेंट यूनिवर्सिटीज के डिफरेंट प्राइसेस के होते हैं। मेरा अंदाज़ा ये हो सकता है कि शायद ज़्यादा के हों या जितने के भी हों, तो वो परचेज कर लेते हैं। और अब उनका एडमिशन तो किसी एक यूनिवर्सिटी में हुआ, लेकिन उन्होंने जो एफर्ट्स लगाए, धूप में गए, बाइक थी नहीं थी, कार थी, कन्वेंस थी नहीं थी, कितना चलकर गए, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट थी। वो जो पैसे उन्होंने लगाए प्रोस्पेक्टस खरीदने में, वो उनकी संक कॉस्ट हो गई, मतलब वो कॉस्ट, पैसा डूब गया। उसका फायदा तो मिलता है लेकिन वो पैसा डूब गया। अब उन्होंने जिस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, अब वहां पर वो फी भी पे करेंगे, ट्रांसपोर्ट के लिए भी, बुक्स के लिए भी एक्सपेंस करते चले जाएंगे। ये वो होगी कॉस्ट जो वो काउंट कर रहे हैं, यार ये हमारी एक्सप्लिसिट कॉस्ट है, इस डिग्री के लिए मैंने इतना पे किया, फीसिस में, बुक्स में, अपनी कन्वेंस पर इतना इतना मैंने पे किया, एक्सप्लिसिट कॉस्ट। लेकिन जितना वो अपना दिमाग इस्तेमाल करते रहे, लोगों से मालूमात लेते रहे शुरू में, वो इम्प्लिसिट कॉस्ट थी। और जो उस वक्त उन्होंने कुछ पैसा लगाया और वो अब वापस नहीं आएगा, वो सम कॉस्ट कहलाती है। थोड़ा समझ में आया आपको कि इस इम्प्लिसिट कॉस्ट खासतौर से हम जो पढ़ना चाहते हैं, इसका मतलब क्या है। सम कॉस्ट आपके पास अभी अगले टॉपिक में बात आ जाएगी। हम वापस जाते हैं क्लास। तो हम बात कर रहे थे आपके पास, मैं कंट्रोल होम से बिल्कुल ऊपर आ गया था डॉक्यूमेंट की बिगनिंग में, और हम यहाँ पे बात कर रहे थे इस टॉपिक की। ठीक है क्लास, अब हम आगे चलते हैं। आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। इसके बाद एक छोटी सी बात और की जा रही है, द रोल ऑफ प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स सिग्नल टू रिसोर्स होल्डर्स वेयर रिसोर्सेज आर मोस्ट हाईली वैल्यूड बाय सोसाइटी। आपको बताओ प्रॉफिट का रोल क्या होता है। मिसाल के तौर पर आपको मैंने अभी बताया आज एग्जाम्पल में कि आपने 12 ईयर एजुकेशन मतलब इंटरमीडिएट के बाद आपने ये सोचा कि अब मेरे पास बहुत सारी फील्ड्स हैं। आप बीए भी कर सकते थे, बिल्कुल सिंपल से कोर्सेज लेकर, उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियत आपने ली और आपने ग्रेजुएशन करना शुरू कर दी। आप बीएस कॉमर्स की तरफ क्यों आए? क्योंकि आपने ये सोचा कि बीएस कॉमर्स करने से मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ बहुत अच्छी मिलेंगी आइंदा, मेरा फ्यूचर बहुत ब्राइट हो जाएगा। ब्राइट क्यों? इसलिए कि आपको ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो अच्छी सैलरी मिलेगी, आप उसको अपने बिजनेस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं इस एजुकेशन को, और प्रोफेशनली कहीं पर जॉब भी कर सकते हैं। अगर आपने ये सोचा कि अगर मैं एक सिंपल 4 ईयर बीए प्रोग्राम कर लूँ तो उसमें मुझे अच्छी जॉब नहीं मिलेगी, तो इसका मतलब आप कैलकुलेट कर क्या रहे हैं? ऑनेस्टली स्पीकिंग, इसमें कोई खिदमत खल की बात नहीं हो रही है कि मैं डॉक्टर बनूंगा तो मैं मुफ्त लोगों का इलाज करूंगा, वो जो बचपन में हम सुना करते थे, ऐसी कोई बात नहीं हो रही है। कंपैरिजन किए जा रहे हैं, ये फील्ड मैं कर सकता हूँ, ये मेरे रेंज में है, अफोर्डेबिलिटी भी है, और मैं इस पर काम कर सकता हूँ। इस वक्त मुझे बेहतरीन चीज़ ये नज़र आई और आपने उस पर काम कर लिया, तो आपका कंपैरिजन किस चीज़ पर था? उस इनकम पर जो आपको आइंदा इंशाल्लाह मिलेगी। ठीक है, तो इसी तरह से हम कोई भी कारोबार, कोई भी बिजनेस जब करने जाते हैं तो हम उसकी प्रॉफिट का कंपैरिजन करते हैं। हम ये बिजनेस करेंगे तो हमें कितना प्रॉफिट मिलेगा, ये मिलेगा, ये बिजनेस हम करेंगे तो कितना प्रॉफिट मिलेगा।
तो डेफिनेटली हम यही चाहते हैं कि हम वो बिजनेस करें जिसमें हमारे पास ज़्यादा प्रॉफिट मिल सके। तो ये हमारे पास रोल ऑफ प्रॉफिट है कि वो हमें ये बता देता है कि हमारे पास रिसोर्सेज कौन सी स्केर्स हैं, हम किन रिसोर्सेज पे काम कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको फिर हम रोल ऑफ प्रॉफिट की बात में, छोटी सी बात में, डेफिनेशन में पढ़ लेते हैं। अब क्लास इसमें एक और बात आपके पास आती है, द 5 फोर्सेस फ्रेमवर्क एंड इंडस्ट्री प्रॉफिटेबिलिटी। तो ये 5 फोर्सेस हमारे पास अब डिस्कस की जाएंगी, जिसमें हमारे पास ये एक फिगर है जिसमें हम इन बातों को डिस्कस अब करने जा रहे हैं। इसमें जो मेन पॉइंट्स है वो है एंट्री, पावर ऑफ इनपुट सप्लायर्स, पावर ऑफ बायर्स, इंडस्ट्री राइवलरी, सस्टेनेबल्स सब्स्टिट्यूट्स एंड कॉम्प्लीमेंट्स। ये मैंने इनके 5 पॉइंट्स हेडिंग्स पढ़ दी हैं, और दरम्यान में लिखा हुआ है सस्टेनेबल इंडस्ट्री प्रॉफिट। एक सस्टेनेबल, एक मौजूद रहने वाला इंडस्ट्री प्रॉफिट किन चीज़ों पर काम करता है। प्लस सस्टेनेबिलिटी का मतलब होता है कि वो चीज़ बरकरार रहे। मतलब आपने कारोबार शुरू किया, आपने कहा है कि मुझे हर महीने मिसाल के तौर पर 50,000 प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, आपकी अगला टारगेट क्या होगा, यार मैं इस 50,000 प्रॉफिट को 60,000 कर लूँ, मुझे क्या करना चाहिए। आप ये तो नहीं चाहेंगे कि 50,000 का प्रॉफिट 40,000 पर आ जाए, 30,000 पर आ जाए। वो क्यों आ सकता है, क्योंकि आपका अच्छा बिजनेस देखते हुए एक और इंसान एंटर हो गया। अब मार्केट में जब वो आ गया तो आपका प्रॉफिट थोड़ा कम होना शुरू हो गया। तो आपको क्या करना है, आपको अपने प्रॉफिट को उस नए आने के वाले की वजह से कम होने नहीं देना, नई चीज़ों की तरफ मूव कर देना है, ताकि आपका प्रॉफिट 50 के बजाय 40 ना हो जाए, 60 की तरफ चला जाए। ठीक है ना। तो सस्टेन का मतलब होता है कि बरकरार रखना। तो इसलिए हम यहाँ पे कहते हैं कि बरकरार रखना भी मुश्किल बात होती है। अब हम इन पॉइंट्स को देखते हैं। सबसे पहले हम एंट्री करते हैं। एक बिजनेस है, आपने कहा कि एक बिजनेस शुरू करना है। चलें, जैसे मैंने आपको कहा कि आप एक बिजनेस में हैं, और एक इन्वेस्टर ने कहा, चले मैं एक इन्वेस्टर हूँ और आप मेरे मैनेजर हैं। मैंने आपसे कहा कि मुझे एक ऑटोमोबाइल कंपनी, फैक्ट्री शुरू करनी है, लगानी है, इसमें पैसा लगाना है। अब आप उसमें मुझे बहुत सी चीज़ें, इकोनॉमिकल फैक्टर्स और तमाम चीज़ें एनालिसिस करके दीजिए, ताकि मैं समझ सकूं कि मुझे ये काम प्रॉफिटेबल मिलेगा और मुझे उस पर काम करना चाहिए। तो अब आपकी ड्यूटी क्या हुई, आप सबसे पहले उस काम को शुरू करेंगे, आपकी एंट्री होगी, आप उसमें दाखिल होंगे, उस बिजनेस को शुरू करवाएंगे। तो इसमें आपके पास कौन से पॉइंट्स आ रहे हैं, एंट्री कॉस्ट। आप जब दाखिल होंगे तो आपके पास कई तरह की कॉस्ट इन्वॉल्व होंगी। हो सकता है कि आप कुछ लोगों से मशवरा करें, कुछ लोगों से एनालिसिस लें, कुछ लोगों से इंफॉर्मेशन लें, कुछ रिसर्च करें। ऐसी बहुत सी बातें हो सकती हैं ना, तो उन चीज़ों पे भी कॉस्ट आती है। इसके बाद स्पीड ऑफ एडजस्टमेंट होगी। आप कितनी तेज़ी से अपना बिजनेस एडजस्ट कर पाएंगे। मैं छोटा एक्सप्लेनेशन दूंगा, ज़्यादा एक्सप्लेनेशन की तरफ नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि ये टॉपिक्स आपके पास अगले चैप्टर्स में भी आ रहे हैं और अगले टॉपिक्स में भी डिटेल में जा रहे हैं। इसके बाद है संक कॉस्ट। मैंने आपको भी बता दिया था, संक कॉस्ट ऐसी चीज़ें जिन पर काम किया, फॉर एग्जांपल रिसर्च पे काम कर लिया, कुछ और चीज़ों पे काम किया, और वो बस पता लग गया कि ये बिजनेस अच्छा है और आपने उसकी तरफ मूवमेंट कर लिया। अब वो पैसा दोबारा वापस तो नहीं मिल सकता ना, कि अब मैंने मैं मकसद पूरा हो गया है, वो पैसा वापस मिल जाए, नहीं, वो काम हो गया। इसके बाद है इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ऐसा तो नहीं कि आप 5 गाड़ियाँ 10 गाड़ियाँ बनाकर रुक जाएंगे। आप जितनी ज़्यादा गाड़ियाँ मैन्युफैक्चर करेंगे, ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चर करेंगे, इकोनॉमीज ऑफ स्केल, तो आपकी कॉस्ट कम आती रहेगी। ऐसा भी तो होता है ना। तो जितनी ज़्यादा प्रोडक्शन होती है, उतने ही आपके पास कॉस्ट कम आना शुरू हो जाती है। इसके बाद है नेटवर्क इफेक्ट्स। आपका जो नेटवर्क बनेगा, आप डिफरेंट डिपार्टमेंट्स के साथ इंटरेक्ट करेंगे, उसमें गवर्नमेंट भी होगी, बहुत सी सप्लायर्स होंगे, बायर्स होंगे, जिनकी बात अभी बाद में भी आ रही है, और आपके बहुत सी जगहों से कॉन्टैक्ट्स, एक नेटवर्क बनना शुरू होगा। उसमें क्या होगा, आपकी रेपुटेशन कैसे होगी, ठीक है ना, आपकी मार्केट स्टैंडिंग, आपकी रेपुटेशन। इसके बाद स्विचिंग कॉस्ट। अगर आप किसी एक चीज़ से दूसरी चीज़ की तरफ स्विच करेंगे तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी।
स्विच करने का मतलब होता है कि आपने कहा कि ऑटोमोबाइल में आपने 1300 सीसी कार को मैन्युफैक्चर करना है। आपने कहा नहीं, मुझे तो अब पुअर कंट्री है, मुझे तो 800 सीसी कार या 650 सीसी कार्स को मैन्युफैक्चर करना है। तो आपकी स्विचिंग कॉस्ट कितनी आएगी? या आपने कहा कि नहीं, मुझे कार मैन्युफैक्चर नहीं करनी है, मुझे तो बाइक्स मैन्युफैक्चरिंग करनी है। तो आपको स्विच करने की कॉस्ट कितनी आएगी? ठीक है। आपको समझाने के लिए एक छोटी सी बात बता दूं। देखें, आप आजकल ये देखते हैं कि हमारे पास हाई राइज बिल्डिंग्स बनती हैं, हमारे घर भी आजकल जो बनते हैं वो पिलर्स पर बनते हैं, और एक छत आ जाती है हमारे, फिर दीवारें बन जाती हैं, घर बन जाता है। कभी अगर किसी जगह पर रूम बड़ा करना हो तो दरम्यान की दीवार को तोड़ दें तो रूम बड़ा हो गया, इसलिए कि बिल्डिंग तो पिलर्स पर खड़ी हुई है। एक पार्टीशन करना है दोबारा से कर लें, रूम छोटा करना है छोटा कर लें। तो इसका मतलब आप उसके अंदर चेंजेस, ऑल्ट्रेशंस कभी भी कितनी भी दफ़ा कर सकते हैं। ठीक है ना? तो आपके पास स्विचिंग कॉस्ट कितनी आ रही है? सिर्फ दीवार तोड़ दिया या सिर्फ दीवार बना दी? तो इस तरह से हमारे पास ऑर्गेनाइजेशंस में भी होता है कि अगर हम एक तरह के बिजनेस से दूसरे तरह के बिजनेस की तरफ जब जाते हैं तो हमें स्विचिंग कॉस्ट कितनी आएगी। तो इन चीज़ों को भी देखा जा रहा होता है। अगर नुकसान हो जाएगा तो हम क्या करेंगे, ऐसी बातों को भी माइंड में रखा जाता है। गवर्नमेंट रेस्ट्रेंट्स, रेस्ट्रेंट्स वर्ड आया है रिस्ट्रिक्शन से, तो गवर्नमेंट की रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। क्या गवर्नमेंट कोई रिस्ट्रिक्शन लगाने तो नहीं जा रही है कि हम किस तरह की गाड़ियां बना सकते हैं, किस कैसी नहीं बना सकते, कितने सीसी की गाड़ियां मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, क्या हम अभी इस वक्त इलेक्ट्रिकल कार मैन्युफैक्चर कर सकते हैं? ऐसा तो नहीं कि गवर्नमेंट ने लाइसेंस इशू नहीं किया अभी तक, और जब तक लाइसेंस नहीं होगा तो हम उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर सकते। तो ऐसी बातें भी आ जाती हैं। तो ये तमाम एंट्री के वक्त, फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है एंट्री, और हम फर्स्ट पॉइंट में यहाँ से बात शुरू करते हैं। वैसे दरम्यान में बता दूं क्लास के हमारे पास सिर्फ 2-2.5 मिनट रह गए हैं, तो बस हमारा टॉपिक तो कंप्लीट नहीं होगा, लेकिन हम जितना भी हो रहा है उस पर काम करते रहते हैं। इसके बाद क्लास हमारे पास बात आ रही है पावर ऑफ इनपुट सप्लायर्स। अब इनपुट सप्लायर्स भी होते हैं। आपको पता है ना कि जब मैन्युफैक्चरिंग होगी तो हमारे पास सप्लायर्स भी होंगे जो हमें रॉ मटेरियल भी देंगे और सब कुछ प्रोवाइड करेंगे ताकि हम मैन्युफैक्चरिंग कर सकें। इसमें हमारे पास सप्लायर कॉन्स्ट्रेंट्स होंगे, कॉन्सेंट्रेशन होगी कि सप्लायर की कॉन्सेंट्रेशन किस चीज़ पर है। प्लस एक सप्लायर होता है वो डेडिकेटली कोई चीज़ मैन्युफैक्चर कर रहा है, उसकी एक्सपर्टीज़ होगी। एक सप्लायर है वो कहता है कि मेरी एक्सपर्टीज़ तो किसी और चीज़ की है, आप मुझे कहेंगे तो मैं आपको ये भी बना के दे दूंगा। दोनों में फ़र्क है। एक सप्लायर है वो काम ही वही कर रहा है। मिसाल के तौर पर एक सप्लायर है वो कहता है कि मैं पर्टिकुलर टाइप के इंजन्स बनाता हूँ। तो आप कहते हैं कि इसकी तो एक्सपर्टीज़ है, इसकी तो इतने सालों की एक्सपर्टीज़ है। दूसरा सप्लायर वो कहता है कि मैं डिफरेंट पार्ट्स में काम करता हूँ, लेकिन अगर आप मुझे कहेंगे इंजन बनाने का तो मैं आपको इंजन भी बना के दे दूंगा, इंजन भी बनाकर दे दूंगा। इसका मतलब उसका एक्चुअल काम नहीं है, लेकिन वो आपके लिए काम करके दे देगा। इसका मतलब फिर वो सीखेगा, उसमें गलती भी हो सकती हैं। तो दोनों बातों में थोड़ा फर्क आ जाता है। तो आप सप्लायर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है। इसके बाद है प्राइस, प्रोडक्टिविटी ऑफ ऑल्टरनेटिव इनपुट्स। तो उसकी प्राइस क्या होगी, हमें किस प्राइस पर वो देगा, उसकी प्रोडक्टिविटी कितनी है, और ऑल्टरनेटिव इनपुट्स क्या हो सकती हैं। अगर वो हमें एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट देगा तो वो उसके ऑल्टरनेटिव, जैसे आप ऑटोमोबाइल की एग्जांपल में ले सकते हैं कि उसमें टायर्स भी चाहिए होते हैं। तो आप कहते हैं कि मुझे जनरल टायर्स लेने हैं या योकोहामा के लेने हैं या मिकेलिन के लेने हैं। ठीक है ना? अब हम हर चीज़ को जब मैन्युफैक्चर करते हैं तो उसको कॉस्ट इफेक्टिव रखने के लिए ऐसा नहीं कि हम कहें कि हम मिकेलिन के टायर लगा देंगे, कॉस्ट बढ़ जाएगी। आपको पता है टोयोटा इंडस मोटर्स आपको जनरल टायर्स लगा के देता है। दरमियानी क्वालिटी के टायर्स होते हैं, लोग बाद में चेंज करवा लेते हैं जब खरीदने के बाद उनको नहीं पसंद आते तो, लेकिन बहुत लोग उसको चलाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। अगर वो मिकेलिन के टायर्स लगाएंगे तो उनकी तो कॉस्ट बढ़ जाएगी। तो इसलिए हमें ये भी देखना है कि हमारे पास ऑल्टरनेटिव क्या हो सकते हैं, प्राइस क्या होगी। हम जिस सप्लायर से कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, अगर हमने साल में 1000 गाड़ी मैन्युफैक्चर करनी है, एक स्पेयर व्हील भी होता है ना गाड़ी में, तो 1000 गाड़ी के लिए 5000 टायर्स हैं। तो क्या इस कंपनी हमें 5000 टायर्स सप्लाई कर सकेगी? ऐसा तो नहीं कि वो कह दें कि भाई हम तो और भी ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स को टायर सप्लाई कर रहे हैं, हम आपको इतने नहीं कर सकेंगे। फिर आप तो कुछ और सोचेंगे। वैसे टाइम खत्म हो रहा है, हम यहाँ पर ये बात आगे कंटिन्यू नहीं कर सकते। आपके ये 40 मिनट्स खत्म हो रहे हैं। आपने टाइम शेड्यूल तो देख ही लिया है। हमारी क्लास 9 to 9